नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सहआचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के टॉपिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम विषय पर चर्चा करेंगे। आज ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है जिसमें हम संरचनात्मक और प्रकारात्मक उपागम का अध्ययन करेंगे। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञानों में संरचनात्मक प्रकारात्मक, जिसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं, उपागम बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इस उपागम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, व्यवस्था विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में ये बड़ा सहायक है, मददगार है। यह उपागम सामाजिक संरचना और उसके कार्यों, जिसको हम प्रकारों के नाम से जानते हैं, पर बल देता है। जो विभिन्न विद्वान, जिनमें खासकर टालकॉट, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, मेरियन लेवी, ग्रेवियल, ऑलमंड, डेविड एप्टर तथा रिग्स और डेवाइड वाल्डो आदि विद्वानों ने इस उपागम का प्रयोग किया है। वस्तुतः यह उपागम संरचनात्मक उपागम और प्रकारात्मक उपागम का एक संयुक्तिकरण है, दोनों से मिलकर बना है। लोक प्रशासन में सर्वप्रथम 1955 में डेवाइड वाल्डो ने बताया कि लोक प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था को एक भाग के रूप में विश्लेषित करने के क्रम में इस उपागम को अपनाया, और 1957 में प्रोफेसर रिग्स ने इसका कृषिका और औद्योगिक का मॉडल के रूप में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को अपनाया, और इससे निष्कर्ष निकाले कि पश्चिमी देशों की प्रशासनिक व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि प्रत्येक देश की प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण वहाँ के स्थानीय संदर्भ में होना चाहिए, तथा ये भी सिद्ध किया कि जो संरचना अमेरिका अथवा किसी अन्य देश में सर्वश्रेष्ठ है, वो भारत अथवा किसी दूसरे देश में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, यह निकृष्टतम भी हो सकती है। ये रिक्स ने अपने कृषि औद्योगिक मॉडल में इसी उपागम को अपनाते हुए ये निष्कर्ष निकाला। लोक प्रशासन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का जो सिद्धांत है वो समाजशास्त्र से आया है, और तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास और बढ़ते महत्व के कारण इसको अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, संरचना और प्रकार दो संदर्भों में महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द महत्वपूर्ण है, संरचना और प्रकार। प्रकार जिसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद कार्य होता है। यहाँ प्रकार इसलिए बताया गया है कि ये फंक्शन का आशय सामान्य कार्य से नहीं है, बल्कि विशिष्ट कार्यों से है, इसलिए इसको प्रकार कहा गया है। समस्त प्रकार की सामाजिक संरचनाएं कुछ न कुछ कार्य करती हैं, अतः संरचना को कार्य के आधार पर ही समझा जा सकता है। कार्य से मतलब प्रकार के आधार पर ही समझा जा सकता है। समस्त प्रकार की संरचनाएं विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करती हैं, अतः संरचना को विश्लेषित किया जा सकता है। और लोक प्रशासन में संरचनाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक, जैसे कार्य दो प्रकार के होते हैं, तो संरचनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे साकार अथवा प्रत्यक्ष। दूसरी संरचना होती है विश्लेषणात्मक। साकार या प्रत्यक्ष संरचनाएं वे संरचनाएं हैं जो दिखाई देती है, प्रत्यक्षतः दिखाई देती हैं, जैसे विभाग है, मंत्रालय, महाविद्यालय। जबकि विश्लेषणात्मक संरचनाएं अप्रत्यक्ष रूप से स्वरूप में लिए हुए होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसा सत्ता है, प्राधिकार, अथॉरिटी है। वास्तव में विश्लेषणात्मक संरचनाएं साकार संरचनाओं पर ही आधारित होती हैं, और प्रत्येक प्रकार के संगठन संरचना नहीं कहे जा सकते, ना ही होते हैं। केवल विशेष प्रकार करने पर ही वे संरचनाएं कहलाएंगे। प्रकार्य वह परिणाम होते हैं जो संरचना से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रत्येक संरचना विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है, वो प्रकार्य होते हैं। रॉबर्ट सी वॉन के अनुसार एक प्रकार्य संरचना को बनाए रखने और उसे विकसित करने वाला ऐसा क्रिया प्रतिमान है जो नियमित रूप से होता रहता है। कतिपय विद्वानों का मानना है कि प्रकार्य बहुधा विकार्यात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भूमिका भी लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रकार की श्रेणी में उन्हीं परिणामों को गिना जाना चाहिए जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने अथवा उसको विकसित करने में मददगार हों, सहायक हों, और जो नियमित रूप से हो रहे हों। समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रकार का अर्थ दो या दो से अधिक संरचनाओं के मध्य अंतर्निर्भरता के प्रतिमानों से है।
ये विभिन्न चरों के मध्य अंतर संबंधों को भी दर्शाता है। एक संरचना का दूसरी संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव भी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। एक चीज और भी बताना आवश्यक है कि हमेशा संरचना और प्रकार के मध्य प्रत्यक्ष और गहरा संबंध हो ही ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार का एक समान संरचना हमेशा एक समान प्रकार प्रकट करे यह भी आवश्यक नहीं है। अनुभव मूलक अनुसंधानों के आधार पर संरचना प्रकार के आपसी जो प्रभाव और संबंध हैं वो प्रभाव टूटा भी हो सकता है। एक संरचना कई प्रकार के प्रकार निष्पादित कर सकती है और उसी प्रकार एक प्रकार कई प्रकार की संरचनाओं के द्वारा भी निष्पादित हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक कहा। इसी प्रकार से यह उपागम यह सिद्ध करता है कि समान प्रकार की संरचनाएं विभिन्न प्रकार के एक समान प्रकार निष्पादित नहीं कर सकती। प्रकारों को जब क्योंकि उनके वातावरण में अंतर है इसलिए वो समान प्रकार के कार्यों को निष्पादित नहीं कर सकती। संरचना की तरह प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रकट और गुप्त। समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन के अनुसार प्रकट कार्यों का संबंध उन क्रिया प्रतिमानों से है जिनके परिणामों को उनके करने वाले चाहते हैं तथा मान्यता देते हैं, जबकि गुप्त जो प्रकार्य होते हैं विकार्य हैं उन क्रिया प्रतिमानों से जिनको परिणामों को करने वाले ना तो चाहते हैं और ना ही मान्यता देते हैं। इसी आधार पर यदि प्रशासनिक संरचनाओं के प्रकारों का अध्ययन किया जाए तो बहुत से सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रकार सभी प्रकार के सामाजिक और प्रशासनिक संरचनाओं द्वारा निष्पादित नहीं किए जाते। इसी प्रकार समाज में कुछ प्रकार पूर्व शर्त होते हैं जो कुछ प्रकार आवश्यकता होते हैं। ये प्रकार विभिन्न प्रकार के वातावरणीय संदर्भों में समझने के लिए वातावरणीय संदर्भों को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रोफेसर रिक्स ने समाज में 5 प्रकार के आवश्यक प्रकार बताए हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, प्रतीकात्मक और राजनीतिक प्रकार सभी समाजों के लिए आवश्यक प्रकार के रूप में प्रोफेसर रिक्स ने बताए हैं, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार और आवश्यकताएं मूलतः इन्हीं 5 पक्षों से जुड़ी हुई होती है। अब हम संक्षिप्त में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की विशेषताएं और मान्यताओं को समझ लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की संरचनाएं संलग्न होती हैं, क्रियाशील होती हैं। दूसरा बिंदु है कि संरचनाओं से जुड़े प्रकार, संरचनाओं से जुड़े हुए कुछ प्रकार होते हैं। प्रत्येक संरचना विशिष्ट प्रकार के प्रकार करती है। तीसरा बिंदु है संरचना एवं प्रकार संबंध। संरचनाओं सामान्यतः संरचना प्रकार के मध्य परस्पर संबंध पाए जाते हैं, सामान्यतः की बात कर रहे हैं। चौथा बिंदु है कि प्रत्येक संगठन संरचना नहीं है, कि प्रत्येक संगठन तब तक संरचना नहीं होगी जब तक कि उसको विशेष प्रकार का प्रकार नहीं करता हो या विशेष प्रकार न कहो। और अगला बिंदु है प्रकारों पर निर्भरता। ये प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए प्रकारात्मक निर्भरता पर भी बल देता है। और अगला बिंदु है संरचनात्मक उपादेयता। प्रत्येक संरचना में उसकी उपयोगिता, उपादेयता, विकास, औचित्य के लिए सामान्यतः कुछ प्रकार होते ही हैं। और अंतिम है मूल्य निरपेक्ष उपागम। ये उपागम एक स्वतंत्र उपागम है, मूल्य निरपेक्ष उपागम है। प्रोफेसर एस पी वर्मा ने 3 मान्यताएं बताई हैं कि पहली मान्यता है किस व्यवस्था में कौन से आधारभूत प्रकार किए जा रहे हैं, ये प्रकार। दूसरी है ये प्रकार किन संरचनाओं द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। और अंतिम और तीसरी है ये प्रकार किन परिस्थितियों में पूरे किए जा रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढना संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का उद्देश्य है। अब हम संक्षिप्त में इस उपागम की कुछ आलोचना है उनको भी देख लेते हैं। पहली है ये रूढ़वादी उपागम। यह उपागम अपने आप में रूढ़वादी है क्योंकि इसमें पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उदासीनता है, जबकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आवश्यक है, उपयोगी है, विकास के लिए अनिवार्य है। दूसरा बिंदु है आलोचक मानते हैं कि व्यवस्था के संधारण के बारे में यह उपागम जानकारी नहीं देता है। यह उपागम किसी भी व्यवस्था के बारे में यह नहीं बताता कि किस परिस्थिति में वह संधारित होती है। तीसरी आलोचना संरचना में प्रकार की व्याख्या कठिन। ये कुछ आलोचक मानते हैं कि प्रत्येक संरचना और व्यवस्था के संदर्भ में
प्रकारों की व्याख्या कठिन है, तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। और अंतिम आलोचना, कुछ आलोचक ये मानते हैं कि यह कृत्रिम संरचना के विरुद्ध प्रतीत होता है। यह उपागम प्राकृतिक संरचनाओं के पक्ष में प्रतीत होता है और कृत्रिम संरचनाओं के विरोध में प्रतीत होता है। अंत में फिर भी हम यह कहेंगे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम एक आधुनिक उपागम है। यह आवश्यक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के लिए वांछनीय है, उपयोगी है और अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।